बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने प्रीवियस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझा। उसमें हमने ये समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, और ये हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है। किसने ऑब्जर्व किया, किसने ये नाम रखा, इसकी टाइप्स कौन से हैं, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दो टाइप्स है, एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आज हम इनकी डिफरेंस पर बात करेंगे। ठीक है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली दो टाइप्स पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला टाइप है उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो पहला टाइप इसका है दैट वाज कॉल्ड एज ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। जो इसका दूसरा टाइप है दैट वाज कॉल्ड एज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरफ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखता हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स है। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम जो है और साथ में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें काफी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बना है, इट इज मेड ऑफ फ्रॉम सिस्टर्नी। ये जो है सिस्टर्नी से इसकी कंपोजिशन हुई है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद है। उसको हमने एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, जिसमें सिस्टर्नी था, वेसिकल था और साथ में टिब्यूल था। इसमें इसलिए जितने भी हमारे नए कमांडोज है, जो नए स्टूडेंट्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस जितनी भी लेक्चर्स है सीक्वेंस वाइज उन्हें फॉलो कीजिएगा। ठीक है। दूसरा जो है इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ टिब्यूल। ये टिब्यूल से बेसिकली हमारे पास बना है। पहला फर्क तो इसमें ये है। दूसरा फर्क इसमें ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज क्लोज अप टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। जबकि ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल क्लोज होते हैं, इनके करीब होते हैं। तीसरा जो हमारे पास इनमें फर्क है वो फर्क इनमें से ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स मौजूद है। ठीक है। यानी इट्स कंटेन राइबोसोम्स। ये जो है राइबोसोम्स रखता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इट does not contain राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स नहीं रखता। इसी के साथ साथ तीसरा फर्क इसमें यह है कि ये जो हमारे पास हिस्सा है नंबर 4 जो है, ये हेल्प करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट्स हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशंस। यानी प्रोटीन जो फॉर्मेशन होती है या जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसमें ये अपना किरदार अदा करते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है, इट्स हेल्प इन फॉर्मेशंस
फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। ये जो है लिपिड्स फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करता है। एक दूसरा चीज जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही प्रोटीन बन जाता है, ये प्रोटीन को फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है, एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये उस प्रोटीन को जो है बाद में डियर स्टूडेंट्स इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी पहले बनाता है, बनाने के बाद फिर उसको टुवर्ड्स दी गोल्गी बॉडीज की तरफ जो है ये उसको पुश करता है। वहां पर जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये भी हमारे पास डन होता है। कौन ये काम करता है? ये काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद करता है, पहले बनाना, बनाने के बाद उसको शिफ्ट करना। अब इसी के साथ साथ जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी बिल्कुल यही कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ये भी लिपिड्स फॉर्मेशन करता है। जैसे ही ये लिपिड बना लेता है, लिपिड्स फॉर्मेशन के बाद फिर इस लिपिड्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, जहां इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां तक ये उसको क्या करते हैं, कैरी करता है। इसी के साथ साथ नंबर 5 जो डिफरेंस इसमें है, वो डिफरेंस इसमें ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस से जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है, इस न्यूक्लियर मटेरियल को भी कैरी करता है। तो हम यहाँ पर सादा अल्फाज में लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स। ये न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियर मटेरियल को जो है वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं दूसरे ऑर्गेनेलिज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये लिख लो अदर ऑर्गेनेलिज, ठीक है, दूसरे जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज है, उन ऑर्गेनेलिज तक जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल को कैरी करता है। जबकि जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प करता है प्लाज्मो, यानी जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डेस्मोटिब्यूल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक डेस्मोटिब्यूल, ठीक है, डेस्मोटिब्यूल ये हमारे पास कहलाता है। डेस्मोटिब्यूल कुछ भी नहीं है, डेस्मोटिब्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास एक तरह का स्ट्रैंड है, और ये जो स्ट्रैंड है ये रन करता है, यानी ये स्ट्रैंड फैला हुआ है, यानी ये अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये स्ट्रैंड बिल्कुल रन करता है, रन थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा तक जो है ये बेसिकली हमारे पास फैला हुआ होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा तक ये हमारे पास फैला हुआ है। अब हमें पता है जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये हमारे पास दो एडजेसेंट सेल के दरमियान कनेक्शन है, जहां पर ट्रांसपोर्ट वगैरह बेसिकली हमारे पास होता है, ठीक है। यानी हम क्या लिखते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा ये हमारे पास क्या है, इट इज द कनेक्शंस, हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज द कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, ठीक है, ये दो एडजेसेंट सेल के दरमियान एक तरह का कनेक्शन है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में ये हेल्प करता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, चीज़ों का तर्सील होना या एक्सचेंज होना, इसमें ये बेसिकली जो है वो किरदार अदा करता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो डेस्मोटिब्यूल जो है, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है एक तरह का स्ट्रैंड है जो कि रन करता है टुवर्ड्स प्लाज्मोडेस्मेटा, वहां से ये जो लिपिड वगैरह फॉर्मेशन वगैरह जैसे हो जाती है, तब ये यहाँ से हमारे पास आगे की तरफ कैरी होते हैं।
इसी के साथ साथ जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और भी हमारे पास इसकी फंक्शंस है। जरा मैं इनको रिमूव करता हूँ। प्लाज्मो जो SER को थोड़ा सा मैं पहले जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्यारे स्टूडेंट्स सार्को नंबर 6 जो है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है वो सार्कोप्लाज्मिक में भी मौजूद है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक के अंदर भी बेसिकली ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मौजूद है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी बनाता है। ठीक है, यानी ये इसका काम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सबको पता है ये मसल्स के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास मसल्स के अंदर मौजूद है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नर्व्स इम्पल्स कंडक्शन में किरदार अदा करता है। ठीक है, नर्व्स इम्पल्स कंडक्शंस में ये हमारे पास जो है खास करके किरदार अदा करते हैं। अगर मैं आपको सदा बता दूं, जो नर्व इम्पल्स खास करके जो मोटर हमारे पास, ठीक है, कंडक्शन ऑफ मोटर इम्पल्स में हेल्प करता है। चलो ये लिख देते हैं, कंडक्शन ऑफ, यानी कंडक्शन ऑफ मोटर इम्पल्स। ठीक है, मोटर नर्व्स इम्पल्स। ठीक है, मोटर नर्व्स इम्पल्स में ये किरदार अदा करता है। ठीक है, मोटर नर्व इम्पल्स में ये किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ ये जो सार्कोप्लाज्मिक हमारे पास है, ये जब भी हम रनिंग करते हैं या जो एथलेट्स करते हैं लोग, तो जब हमारी मसल्स के अंदर जो है, यानी जो हमारी मसल जब फटीग हो जाते हैं, उसमें जब एनारोबिक तरीके से लैक्टिक एसिड जैसे बन जाती है, इस लैक्टिक एसिड को मसल से वापस रिमूव करना, मसल से वापस इस लैक्टिक एसिड को रिमूव करवाना, ये काम भी इस सार्कोप्लाज्मिक का ही है। अब लैक्टिक एसिड आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम भागते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है एनारोबिक तरीके से ग्लूकोज टूटता है, जो कि जो है वो इमीडिएटली उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सडन एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बाद में ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको रिमूव करने के लिए भी सार्कोप्लाज्मिक इसमें किरदार है। इसी के साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन को भी रिमूव करता है। ठीक है, नंबर 7 जो है, इट्स आल्सो रिमूव डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिटॉक्सिफिकेशन को भी जो है वो ये रिमूव करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन को भी ये हमारे पास रिमूव करता है। यानी डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास जो है, जो जैसे कि हमारे पास ड्रग्स वगैरह चीज़ें हो गए, इसी के साथ साथ हमारे पास बेंजीफायरिन हो गया। ठीक है, बेंजीफायरिन वगैरह हो गया। ठीक है, जो स्मोकिंग एजेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको सादा अल्फाज में बता दूं, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, इसका काम है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करवाना, इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस में या ग्लूकोनोजोलाइसिस में भी ये किरदार अदा करता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास ग्लाइकोनोजोलाइसिस है, इसमें भी ये जो है वो किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ यानी इससे मुराद ये जो हमारी बॉडी में जो लिवर सेल्स के अंदर जो खास करके जो ग्लूकोज वगैरह स्टोर है, उसको बाहर निकालना, उसको तोड़ना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, इस सब में ये किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ जो है दूसरा जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी भी
ये भी हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें एंजाइम्स ये लूज करता है, जैसे ये एंजाइम्स को लूज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर वो राइबोसोम्स को लॉस करता है, ठीक है, राइबोसोम्स को क्या करता है प्यारे स्टूडेंट्स, लॉस करता है, तो लॉस करने के बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फिर ये कन्वर्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि डिफरेंस एक ही चीज का है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है तो सिस्टर्नी प्लस दूसरा डिफरेंस वो भी है, बाकी भी मैंने डिफरेंस बताया। अगर इनकेस इस तरह हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स उसने लॉस कर दिया, तब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट होगा। इसीलिए हमारे पास जो है जो हमारे पास हम एक और वर्ड्स यूज करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये फिर जा करके जो है वो गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी ये जो स्मूथ जैसे ही रफ जैसे ही स्मूथ बिछड़ जाता है ये फिर हेल्प करता है गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन में, हेल्प इन गोल्जी बॉडी फॉर्मेशंस, ये फिर गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करता है, ठीक है। फिर गोल्जी बॉडीज जो है, ये जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है ये फिर जा करके लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी ये फिर लाइसोसोम्स बनाता है, ठीक है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में ये अपना किरदार अदा करता है, ठीक है, यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स वगैरह बनता है, जो कि बाद में ये जा करके जो है वो एक्सोसाइटोसिस और जो हमारे पास जो है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस प्लस हमारे पास जो एंडोसाइटोसिस वाला मरहला है, यानी सब्सटेंस को जो है वो इनटेक करना, फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी निकालना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो जाके इसमें ये हेल्प करते हैं। इसलिए इसके लिए हम एक जो है वो वर्ड्स यूज करते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज है, उसको हम GERL सिस्टम कहते हैं, ठीक है, GR जो है इसलिए हम एक वर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं GERL सिस्टम। G हमारे पास स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी, ER जो है वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक, हमारे पास जो है रेटिकुलम हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, और R स्टैंड फॉर लाइसोसोम, सॉरी L स्टैंड फॉर लाइसोसोम, इसलिए इसको हम यानी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रब से जैसे ही लॉस हो जाते हैं तब स्मूथ बिछड़ होते हैं, वो स्मूथ गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन करता है, गोल्जी बॉडी जाके लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्राइमरी बनता है, जहां से हमारे पास एक्सोसाइटोसिस वगैरह प्रोसेस जो है वो हमारे पास शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ जो राइबोसोम्स है ये मौजूद होते हैं मुख्तलिफ और भी सेल्स हैं वहां पर भी ये मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास फाइब्रो नंबर 7 जो है, जैसे हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास है ये दो तरह की प्रोटीन को सिक्रीट करता है, ठीक है, ये हमारे पास सिक्रीटेड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये दो तरह की प्रोटीन जो है वो ये रिलीज करता है, और वो जो दो तरह की प्रोटीन हमारे पास है, एक को हम जो है प्यारे स्टूडेंट्स, एक को हम जो है कोलेजन कहते हैं, दूसरे को हम इलास्टिन कहते हैं, ठीक है, हमारे पास कोलेजन प्लस इलास्टिन हो गया, ठीक है, ये दो तरह की प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं। इसी के साथ साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंसुलिन में भी हमारे पास जो इंसुलिन प्रोटीन है, इस इंसुलिन प्रोटीन के अंदर भी हमारे पास ये मौजूद है, और हम सबको पता है जो इंसुलिन जो है ख़ास करके ये इंसुलिन जो है ये बनता है पेंक्रियास में, पेंक्रियास का जो है एक टाइप्स है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है,
मैंगनीज खास करके इस हिस्से में ये बनता है। और ये इंसुलिन जो है ये जो है वो ब्लड के अंदर जो है शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, शुगर की जो लेवल है उस लेवल को कंट्रोल में रखना, ये काम जो है वो इस इंसुलिन का है। इसी के साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास पार्ट्स के अंदर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास एडोफाइसिस के अंदर मौजूद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ से मैं जरा रिमूव करता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो SER है, ठीक है, हमारे पास जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी हमारे पास, हमें इस बात का भी अच्छे से इल्म है कि ये लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जबकि ये मुख्तलिफ और जगहों पर भी हमारे पास मौजूद है। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 ये मौजूद है, एडो हमारे पास जो है फोसाइट में मौजूद है। ठीक है, एडोफोसाइट्स में मौजूद है। एडोफोसाइट जो हमारे पास है ये एक तरह का फेट्स है जो कि हमारे पास, ये जो हमारे पास फेट्स है जो कि स्टोरिंग सेल है, यानी फेट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इट इज, ये हमारे पास जो है अफेट, इट इज अ फेट्स प्रोड्यूसिंग सेल, यानी ये फेट को प्रोड्यूस करता है, यानी चर्बी को प्रोड्यूस करता है। फेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस भी करते हैं और साथ में उस फेट्स को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है इसमें खास करके इसमें हमारे पास जो एडोपोसाइट्स है इसमें मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मौजूद होते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है ये लिवर सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारे पास लिवर सेल है कंटेन, ये जो लिवर सेल है ये भी मोर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रखता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है लैटिक सेल में भी मौजूद है और फॉलिक्यूलर सेल्स में भी मौजूद है। मैं यहाँ पे जरा लिखवा देता हूँ। नंबर 3 जो है ये जो है वो लैटिक सेल के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, जो लैटिक सेल है हम सबको पता है, लैटिक सेल जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो हमारे पास हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो ये रिलीज करता है। ठीक है, इसके अंदर भी बड़े पैमाने पे हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास फॉलिक्यूलर सेल्स है, वो खास कर क्योंकि लैटिक सेल्स मेल में मौजूद होते हैं, खास करके मेल का जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है जब ये हार्मोन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये स्टेरॉइड्स वगैरह को स्टोर करता है। यहाँ पर जो है वो ये SER बेसिकली मौजूद होता है जो कि लिपिड्स को या स्टेरॉइड्स को स्टोर करता है लैटिक सेल में, जैसे बन जाता है। नंबर 4 जो है ये फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स खास करके ये फीमेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, फीमेल्स में मौजूद होता है। और ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है मैं ज़रा यहाँ वाज़ेह लिख देता हूँ। जो हमारे पास फॉलिक्यूलर सेल्स है ये फीमेल में हमारे पास, क्योंकि फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं और ये 2 तरह के हार्मोन्स फॉर्मेशन में किरदार अदा करता है। यानी ये जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इन 2 हार्मोन्स को बनाने में ये किरदार अदा करता है। तो इस फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। आप सब कमांडो से रिक्वेस्ट है
कि आप तमाम के तमाम, मैं बार बार हर लेक्चर में ये चीज़ रिवाइज करवाता हूँ कि आप सब जो है वो सीक्वेंस वाइज लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आप फॉलोगे तो आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी। बीच में घुसोगे तो आपको पूरी भी बात समझ में नहीं आएगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक सिनेमा हाउस है, इसमें 3 दोस्त साथ जाते हैं और वो जैसे ही चले जाते हैं सिनेमा हाउस में। अब सिनेमा में वहाँ पे एक तरतीब है कि 3 बड़े हॉल्स होते हैं, उसमें 3 बड़े स्क्रीन होते हैं, वहाँ पे 3 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह की जो फिल्म वगैरह है वो वहाँ पर जो है वो स्क्रीन में जो है वो चल रहा होता है। अब ये 3 दोस्त जैसे ही सिनेमा में घुस गए, वो 2 दोस्त जैसे अंदर उसने एंट्री की, वो पहले ही स्क्रीन के सामने बस बैठ गए। अब वो एक दोस्त खड़ा है, वो देख रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जो है वो देख रहा है। 10 मिनट जैसे उसने ऐसे देखा, देखने के बाद कहा कि मज़ा नहीं आया, वहाँ से वो चलता बना दूसरे रूम में चला गया। जैसे ही दूसरे रूम में चला गया या दूसरे सिनेमा के जो दूसरा हॉल में, वहाँ पे जैसे चला गया, उधर देखा, उधर भी 10 मिनट खड़ा है, ऐसे ही देख रहा है कि क्या चल रहा है। वहाँ पर भी उस 10 मिनट अपना वहाँ पर भी ज़ाया करवाया। उसके बाद वहाँ उन्हें उस मज़ा नहीं आया, वहाँ से उन्हें छोड़ के लास्ट रूम में चले गए। जो पहले 2 आए थे उसने 10 मिनट वहाँ पर उसके ऑलरेडी लगे, 10 मिनट और लगे। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी समझ में आना शुरू हो गया कि इस फिल्म में क्या चल रहा है, क्या बात अभी तक हुई है। अब वो जो तीसरा आदमी है वो भटक रहा है, पहले में आया 10 मिनट रुका, दूसरे के सामने 10 मिनट रुका, अब तीसरे हाल में जब जाएगा वहाँ से उनके पास उन लोगों का आधा घंटा से ऊपर हो गया जो देख रहा है, जबकि ये जो है वो आधा तितर बटेर वाला किस्सा है, ये घूम रहा है। तो लास्ट में जो फाइनल उसके पास जो हमारे पास कंक्लूजन आया कि वो ये है कि ये आदमी, ये जो तीसरा आदमी है, ये सिनेमा हाउस से बाहर वापस चला जाएगा। क्योंकि आपने अगर मेरे साथ जैसी मेरी वीडियोस आप प्ले करते हो या देखते हो तो आपको हर लेक्चर आखिर तक सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको मेरी एक एक बात जो है वो समझ में आएगी। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें।